नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज समझे बेटा, पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले या इसके क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज नोन एज डिस्क्रीट। इस पे जरा बात करते हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास कोई भी डेटा है ना, कोई भी डेटा है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है उसमें वेरिएबल्स जो होते हैं। अब वेरिएबल्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपके पास कोई भी डेटा अगर है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जो भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो आप क्वांटिटीज ले रहे हो, हम ये कहते हैं कि उसमें दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास डिस्क्रीट होता है, एक हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा होता है। कॉन्टिन्यूअस। अब डिस्क्रीट की जहां तक बात है, तो डिस्क्रीट के लिए याद रखें, जब भी डिस्क्रीट का वर्ड आए तो इसके लिए याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो होगा तो ज़ीरो के बाद वन होगा, वन के बाद टू होगा, टू के बाद थ्री होगा, थ्री के बाद फोर होगा, फोर के बाद फाइव होगा, सो ऑन सो फोर। राइट। कंटिन्यूअस के लिए आपने याद रखना है कि कंटिन्यूअस अगर डेटा है तो उसमें क्या सिनेरियो होगा, जीरो के बाद वन नहीं जाएगा, जीरो के बाद हमारे पास 0.1 आएगा, फिर 0.1 के बाद 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, फिर कहीं जाके 2 आएगा, विच मीन्स दैट कि वैल्यूज कंटिन्यूअस होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई 0.0 के बाद 0.1 नहीं होगा, बल्कि इधर 0.0001 होगा, फिर 0.00002 होगा, फिर 0.00003 होगा, लाइक दिस होगा, विच मीन्स कंटिन्यूसली चल रहा होगा, वैल्यूज के अंदर ब्रेक नहीं आएगी। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो ग्राफ बनेगा इन सारे सिनेरियोज के अंदर वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर मैं डिस्क्रीट का ग्राफ बनाता हूँ तो वो एक ही डेटा के लिए तो वो जीरो है यहाँ पे, वन, टू, थ्री। ये सिर्फ मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वन पे ऐसे बनेगा, वन के बाद टू पे कोई बार होगी, टू के बाद थ्री पे कोई बार होगी, लाइक दिस, बीच में कोई रीडिंग्स नहीं आ रही होंगी। वेयर एज अगर सेम ही डेटा के लिए अगर मैं कंटिन्यूस का ग्राफ बनाऊं तो कंटिन्यूस में क्या सिनेरियो होगा, कंटिन्यूस का ग्राफ आपके पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, वन, टू, थ्री, और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से कंटिन्यूसली चलता हुआ ग्राफ आएगा, क्योंकि वन के बाद टू पे शिफ्ट नहीं होगा, वन के बाद वो आपके पास क्या होगा, 1.1 पे भी होगी, 1.2 पे भी होगी, 1.3 पे भी होगी, इस तरीके से जा रही होगी। तो हमारे पास जब भी डेटा की बात आती है तो हम कहते हैं डेटा दो तरह का हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है या डिस्क्रीट हो सकता है। अब इसमें डिसाइड आप लोग करते हो कि भाई डेटा आपका कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। अब इसमें याद रखिएगा ये डिसाइडिंग फैक्टर आपने जरूर लेना होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिस्क्रीट बन जाते हैं और कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बन जाते हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता, इसमें बेसिकली डेटाज होते ही इसी तरीके से। राइट। हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास सिंपल सिंपल ये चेक करना होता है कि भाई ये डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल
नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, तो वो डिस्क्रीट के अंदर आएगा, क्योंकि मैं एक बंदा सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं दो बंदे सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं तीन बंदे सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं आठ बंदे सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं कहूं जी मैंने 5.5 बंदे सिलेक्ट करने हैं। नो, दैट्स नॉट द केस, वो हो ही नहीं सकता है, राइट। या मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जी मुझे 6.25 बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं। नो, या तो मैं 6 बंदे सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं 7 बंदे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो मैं वहां पे भी ये नहीं कह सकता हूँ कि जी मुझे 6.7 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। नहीं, हो ही नहीं सकता है भाई। या तो आप 6 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो, या 7 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो डाटा है, जो कि आपको नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट करने हैं या उनको प्रोबेबिलिटी कलेक्ट करनी है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट। सबको यहां तक क्लियर है? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? ओके। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं जी ग्रेड्स की, तो या तो ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा, या फिर ई होगा। ए के साथ 0.5 नहीं हो सकता, ए के साथ बी के साथ 6.25 नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रेड्स हैं ये भी आपके पास डिस्क्रीट होंगे। अब आते हैं कंटिन्यूस पे, जो मेन सबसे ज्यादा लोगों को मसला होता है। कंटिन्यूस डेटा में सबसे बड़ी एग्जांपल हाइट। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करना चाह रहा हूं कि भाई मेरी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन 6 फीट हैं, तो भाई मैं 6 के बाद 7 पे नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा बच्चा भी मिलेगा मेरी क्लास के अंदर जो कि 6.21 का होगा, मुझे ऐसा भी बच्चा मिलेगा जो कि 6.7 फीट का होगा, मुझे ऐसा बच्चा भी मिलेगा जो कि 6.75 इंच का होगा। तो मेरे पास ये जो एग्जाम्पल है ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस की बन जाएगी। इसी के साथ मेरे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेट। भाई वेट भी कंटिन्यूअस है। अगर मुझे पास कोई, मैं कहता हूँ जी मुझे वो बच्चे सिलेक्ट करने हैं अपनी क्लास में जिनका वेट लेट्स से 230 के पाउंड से ज्यादा है, तो 230 के बाद मैं 231 पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास 230.5 वाला भी बच्चा अवेलेबल होगा, मैं 231.67 बच्चा वाला भी हो सकता है अवेलेबल हो। तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बन गया। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल ये है कि आपको डाटा के अंदर देखना ही होता है कि भाई आपके पास जो डाटा है वो है किस टाइप का, व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट डाटा, वेदर द डाटा इज गोइंग टू बी डिस्क्रीट और इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस डाटा को इवेल्युएट अलग तरीके से किया जाता है, डिस्क्रीट डाटा को इवेल्युएट अलग से किया जाता है। तो हम यहाँ पे आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो x होगा वो एक डिस्क्रीट नंबर होगा। डिस्क्रीट का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कंटिन्यूस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि 0 के बाद 1 नहीं आएगा, 0 के बाद 0.1 आएगा, और बल्कि उससे भी अगर मैं डेप्थ में जाऊं तो 0.00001 आएगा। तो यहाँ पे याद रखें, डेटा को इवेल्युएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जब स्टेटमेंट दे तो आपने जेन में पहले चेक कर लेना है कि भाई ये कौन सा टाइप है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। सबको यहाँ तक क्लियर है? ओके, जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इधर जो हमें ड्रॉ करने के लिए आता है बेटा, वो हमसे यहां पे ड्रॉ करवाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल। ये टेबल वो हमें ड्रॉ करके भी दे सकता है और हम उसको यूज करके क्वेश्चंस करते होते हैं और हमसे भी ड्रॉ करता है। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना बेटा, ये कोई आप पहली दफा नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग ओ लेवल्स के अंदर भी इसको ड्रॉ करके आते हो। इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा ये चैप्टर का नाम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट के लिए करने वाले हैं। कंटिन्यूअस के लिए मैंने जैसे शुरू में कहा है, हम और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, वो आगे वाले टॉपिक आएंगे। तो अभी के लिए हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज द टॉपिक, तो डिस्क्रीट के अंदर बात होगी। आई आता है यहाँ पे। ओके जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता क्या है, वी लिस्ट all the possible outcomes with probability। ओ लेवल्स में भी आप ये ड्रॉ करते थे, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहा जाता था ओ लेवल्स में, और पॉसिबिलिटी टेबल भी कहा जाता था। शुक्र। इसमें होता क्या है, इसमें होता कुछ इस तरह से है कि आप इधर एक टेबल बनाते हैं, राइट, लाइक दिस। ऊपर x आता है और x आपका क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट, राइट। और नीचे हमने लिखनी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ऊपर आपके पास x आता है, जब भी ये टेबल ड्रॉ होगा ऊपर आपका x आएगा। x कैन रिप्रेजेंट एनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रीट लिख दिया है। x रिप्रेजेंट्स एनी डिस्क्रीट, आई आता है, रैंडम वेरिएबल, एनी, राइट। और आपने उसके आउटकम्स को देखना है कि भाई वो एक्स आपके पास कैसे कैसे आ सकता है, और उसके बाद नीचे जो है आपने नीचे वाले जो रो होगी उसके अंदर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज नोन एज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये अक्सर हमें ड्रॉ करने के लिए भी दे देता है वो, और हमें कभी कभार ड्रॉ किया हुआ भी दे देता है और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें से फर्दर जो हमें यूज करके चीजें निकालनी होती है, इसको फाइंड करना भी सीखेंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर जाके। इसमें से फर्दर जो वो हमसे निकलवाता है दैट इज नोन एज मीन। वो हमें मीन फाइंड करने के लिए कह सकता है, और मीन को याद रखिएगा यहाँ पे वो ई ऑफ एक्स से डिनोट करता है, कैपिटल ई और एक्स इससे डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ऑल यू हैव टू डू इज दैट समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो आपके पास कॉलम में वैल्यूज होंगी इनको इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली वैल्यू को इसके साथ, ये वाली वैल्यू को इसके साथ, ये वाली वैल्यू को इसके साथ, राइट। तो वो आपके पास आपका मीन आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो वो हमसे फाइंड करवाता है दैट इज नोन एज वेरिएंस, और इसको वो वी ए आर से डिनोट करता है और ब्रैकेट में एक्स लिख देता है। इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट समेशन, द फॉर्मूला इज समेशन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, राइट। तो जब भी अगर उसने टेबल दे दिया और उसने आपको कोई फर्दर कैलकुलेशंस करवाएगा तो वो ये वाली करवाता है। अब यहाँ पे याद एक चीज रखिएगा जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, हम यहाँ पे बात प्रोबेबिलिटी ही की कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1।
ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक क्वेश्चन से इन फॉर्मूले को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर उसने कहा है द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जैसे कहा ऊपर वो x लिख के देगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। हम जब प्लॉट करेंगे हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी तो उससे बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा टेबल समझ आ जाए। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने 0 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.26, 1 की उसने q लिखी हुई है, 2 की उसने 3q लिखी हुई है, 3 की उसने 0.05 लिखी हुई है, 4 की उसने 0.09। उससे हमें कहा है क्यू की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग एक चीज अगर आप लोग समझो तो यहाँ पे उसने ऊपर लिख के दी हुई है आपको प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी आपको कहा है जो मर्जी कर लें, हम यहाँ पे बात प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर मुझे q की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास ये जितनी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं इन सबको अगर मैं ऐड अप कर दूं, दिस इज 0.26 प्लस q प्लस 3q प्लस 0.05 प्लस 0.09, ये सारी प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होंगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की। तो फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो q प्लस 3q कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4q प्लस 0.26 0.05 0.09 कितना बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.4 इज इक्वल्स टू 1। सो दैट इज गोइंग टू बी 4q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 आ जाएगा। तो 4q विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो यहाँ से q कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 0.15। So that is the value for the q, right? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं उठा के इधर लिखता हूं तो मेरे पास q की वैल्यू आ चुकी हुई है, दैट इज 0.15। 3q कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, so that is going to be 0.45, राइट जी। अब उसने नेक्स्ट हमें क्या कहा है? नेक्स्ट उसने हमें कहा है e ऑफ x, जिसको हम मीन कहते हैं अपना, और VAR ऑफ x, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। ये भी फाइंड करना है। सिंपल स्टेट में फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये देखो ये लिख के दिया मैंने। मीन के लिए क्या फॉर्मूला है? समेशन x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। आए करते हैं, गौर से सारे देखिएगा, इधर कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके पास ये जो x है ऊपर, इसको नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाना बेटा, और एड अप करते जाना है, राइट। आई कर रहा हूं मैं, क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी e ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 0.26, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.26 थी, यस। 1 मल्टीप्लाई बाय q निकाल लिया मैं, प्लस 1 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3q था, तो 0.45 हमने वैल्यू लिख दी थी उसकी, प्लस क्या होगा? 3
मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की कितनी थी 0.09, तो मल्टीप्लाई बाय 0.09 आ गया। तो यहाँ से ई ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से करना है 1.56 आ जाएगा, एंड दैट मेक्स अस द आंसर। सबको यहां तक क्लियर है? सिंपल सिंपल सी वर्किंग है। उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है वेरिएंस, वेरिएंस भी फाइंड करके देते हैं उसको। वेरिएंस के लिए आपने क्या करना है, इसको मैं यहां से कॉपी करके नीचे लेके आ रहा हूं। कॉपी हो गया। वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, गौर से सुनिएगा सारे। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखा अभी, फॉर्मूला क्या था, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, ये मैंने कॉपी कर रहा हूं यहां से, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स का स्क्वायर करना है, फिर उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो मीन निकाला है। बेटा याद रखिएगा मीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी बच्चे का मीन गलत आया वेरिएंस भी गलत आने वाली है, क्योंकि मीन भी इधर यूज होता है। मीन का स्क्वायर आई करते हैं, क्या होगा 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.45 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.09। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने ये चीज निकाली है, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ये चीज, इसको मैं ब्रैकेट में भी रख रहा हूं, माइनस क्या आएगा मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर कितना निकाला है हमने, मीन की वैल्यू हमने निकाली 1.56, तो 1.56 का स्क्वायर इधर आ गया, राइट। अब मेरे पास वेरिएंस कितनी आ जाएगी, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको कैलकुलेटर में प्लेस कर देना है। वेरिएंस ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.4064 which is approximately equals to 1.413 significant figure में आंसर दे दिया, that's the answer for us। सबको याद है, क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। पिछला क्वेश्चन वाज डैम इजी, जिसके अंदर उसने सब कुछ हमें बता दिया था, एक टेबल भी। एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, गौर से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने हमें यहाँ पे कहा ये है, कहता है द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू -2 0 4 ओनली, ठीक है। कहता है इट इज गिवन दैट p ऑफ x -2 इज 2p। अब यहीं पे रुक जाता हूँ मैं। पिछला क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल था, उसने टेबल हमें दे दिया हुआ था, हमने सिंपल सिंपल उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे उसने टेबल नहीं दिया हुआ, पहले तो मैं टेबल बना लेता हूँ। ये देखो, ये मेरा टेबल आ गया, इधर मैंने लिख दिया x और नीचे मेरे पास आएगा p ऑफ x। अब उसने बताया कि भाई आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसमें 0 है, -2 है, 0 है और 4 है, तो भाई मैं भी लिख देता हूं, ये लो x की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या है, -2 0 एंड 4, ठीक है। अब उसने क्या है, p ऑफ x -2 उसकी प्रोबेबिलिटी 2p है, तो यहां पे लिख देते हैं 2p। 0 की कितनी है
p है, 4 की कितनी है 3p है। ये लो जी टेबल बन गया। लेकिन ये बहुत ही आसान वाला टेबल था, हमारे पास क्वेश्चंस में इससे ज्यादा मुश्किल आता है, वो भी करेंगे अभी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं फर्स्ट पार्ट में उसने वही वाली कहानी, कहता है p फाइंड करो, आई कर देते हैं। क्या होगा, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो दैट सॉरी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 2p प्लस p प्लस 3p एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, सो दैट इज गोइंग टू मेक अस 6p इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, विच मेक्स अस p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज मेकिंग द आंसर, राइट। अब बेटा याद रखो यहाँ पे पिछले में ना दो जगह पे पी थी, अब यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, नहीं करना तो इंडिविजुअली जाके कर दीजिएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1p दैट इज गोइंग टू मेक अस 1/3, ये 1/3 आ गई, ये 1/6 आ गई, ये मेरे पास 1/2 आ गई। अब मुझे e ऑफ x भी फाइंड करना है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। e ऑफ x क्या होगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी, स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ से e ऑफ x कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरीके से अगर मुझे नेक्स्ट में फाइंड करना है वेरिएंस, तो उसके लिए क्या था, पहले x का स्क्वायर, इन वैल्यू का x स्क्वायर और फिर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये मेरे पास होगा, माइनस किससे करेंगे, माइनस किससे होगा, ये मीन के स्क्वायर से। मीन की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है बेटा, माइनस मीन का स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ x कितना आता है, दैट इज 68 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको बेटा याद रखें, स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर में प्लेस करके भी वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं होता है। सबको क्लियर है बेटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमें टेबल प्लॉट किया हुआ मिलता था, हम सिंपल सिंपल फाइंड कर लेते थे। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो हमारे पास वो है जिसके अंदर वो टेबल ड्रॉ करके नहीं देगा, वी आर द वन हु इज गोइंग टू ड्रॉ द टेबल फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम उसको यूज़ भी करेंगे। तो गौर से सुनना है सबने और देखना है कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसकी वर्कशीट आप लोगों को आई गेस मैंने दे दी थी, और let's make the table. Now this is the question given to us. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं उसके अंदर हम लोग टेबल प्लॉट करेंगे, हम ही अपना टेबल फिलअप भी करेंगे और फिर उसके बाद मीन वगैरह भी फाइंड करेंगे। अब ये जो टेबल बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। वो आपको ये भी दे सकता है कि आपके पास ट्री डायग्राम से टेबल प्लॉट करना हो, वो आपको ये भी दे सकता है कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इन्वॉल्व करना हो। ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी है, राइट। जैसे चैप्टर का नाम है रैंडम वेरिएबल्स, तो भाई रैंडम वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है जी। अब उससे हमें कहा क्या है, कहता है एवरी डे एडवर्डो ट्राई टू फोन हिज फ्रेंड, ठीक है। एवरी टाइम ही फोन्स देयर इज अ 50% चांस दैट हिज फ्रेंड विल आंसर। इफ हिज फ्रेंड आंसर्स, एडवर्डो डज नॉट phone again on that day. If his friend does not answer, Edward tries again in few minutes time. If his friend has not answered after 4 attempts, Edward does not try again on that day. वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है,
50% चांस है कि उसका फ्रेंड जो है वो कॉल को अटेंड करेगा, 50% चांस है कि उसका फ्रेंड जो है कॉल को अटेंड नहीं करेगा। अगर तो उसका कॉल फ्रेंड कॉल अटेंड कर लेगा तो ऑब्वियस बात है वो अपनी बात कर लेगा और अपना कॉल उसको दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका फ्रेंड नहीं अटेंड करता है कॉल तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा करेगा। वो 4 अटेम्प्ट्स लेगा एक डे में, एक दिन में वो 4 दफा उसको कॉल करेगा। अगर तो उसने फोन उठा लिया ठीक है, नहीं तो वो 5th अटेम्प्ट नहीं लेने वाला है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा है, कहता है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन। सबसे इजीएस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम अपना डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे और देखते हैं फिर हमारे पास क्या होगा। गौर से देखिएगा, सबसे पहले अगर मुझे इसका ट्री डायग्राम प्लॉट करना है तो इसका ट्री डायग्राम क्या होगा। एडवर्डो का जो फ्रेंड है वो या तो कॉल को आंसर करेगा, 50% चांस है तो मैं इधर 0.5 लिख देता हूँ, या तो नॉट आंसर करेगा और 50% ही उसका भी चांस है तो मैं यहाँ पे भी 0.5 लिख देता हूँ, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, इसका ट्री डायग्राम बनना किस तरह से है, गौर से सारे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्री डायग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आउटकम्स। आपके पास आउटकम्स 2 ही है, या तो उसके फ्रेंड ने आंसर करना है या नॉट आंसर करना है। तो आंसर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी 0.5 और नॉट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी 0.5। अब अगर तो उसके फ्रेंड ने आंसर कर दी कॉल तो वो दोबारा उसको फोन नहीं करने वाला है, लेकिन अगर उसके फ्रेंड ने नॉट आंसर की तो वो दोबारा उसको कॉल करेगा। तो नॉट आंसर के आगे फर्दर मैं 2 ब्रांचेस बनाऊंगा और यहां पे भी मैं लिख दूंगा आंसर नॉट आंसर, और आंसर करने की अभी भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, नॉट आंसर की अभी भी मेरे पास कितनी है 0.5। अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं तो ये ब्रांच मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की है, ये मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है जी। थर्ड अटेम्प्ट क्या होगा, थर्ड अटेम्प्ट मेरे पास क्या होगा, नॉट आंसर पे जाके दोबारा से 2 ऑप्शंस है, या तो उसका फ्रेंड आंसर करेगा या नॉट आंसर करेगा। तो यहाँ पे आंसर नॉट आंसर, प्रोबेबिलिटी 0.5 और यहाँ पे 0.5 आ गया। ये मेरे पास किसका आ गया, दिस इज बेसिकली माय थर्ड ऑप्शन। 3 दफा उसने कॉल कर ली है, 4 दफा उसने अटेम्प्ट लेनी है, चौथे में क्या होगा, ये जो नॉट आंसर वाला है इसके आगे दोबारा से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसका फ्रेंड आंसर करेगा या नॉट आंसर करेगा। आंसर करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, नॉट आंसर की मेरे पास 0.5 है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ अटेम्प्ट हिज फ्रेंड इज गोइंग टू मेक। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज द ट्री डायग्राम जो कि इसका बनेगा। 3 मार्क उसने सिर्फ और सिर्फ इसके ट्री डायग्राम प्लॉट करने के लिए दिए हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी, अब वो कहता है, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, कहता है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ अनआंसर्ड फोन कॉल्स। ये जो अनआंसर्ड लिखा है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अनआंसर्ड फोन कॉल। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। आपको वो कह रहा है कि ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करो, राइट। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। एक्स मेरा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा, गौर से देखिएगा, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अनआंसर्ड फोन कॉल्स। सबसे पहले लिखा हुआ 0, इसका मतलब है भाई कोई भी अनआंसर फोन कॉल ना हो, राइट, विच मीन्स दैट कोई भी अनआंसर या उसने नॉट आंसर की हो। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि भाई पहले ही अटेम्प्ट में वो फोन कॉल पिक कर ले। फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3 और फिर लिखा हुआ है 4 अनआंसर्ड फोन कॉल्स। अब नीचे हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 0 के लिए। मैंने कहा है 0 अनआंसर्ड फोन कॉल। 0 अनआंसर्ड फोन कॉल का मतलब यह है कि भाई वो पहले ही अटेम्प्ट में फोन कॉल को पिक कर ले। तो वो कौन सा बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस ऑप्शन, कि भाई उसने कॉल की, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उसने फोन को पिक कर लिया। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.5। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज इक्वल्स टू 0, वो कितनी बन जाएगी, दैट इज 0.5, जिसको मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2। तो ये मेरा पहला आंसर बन गया। सारों को ये वाला एग्रीड है पॉइंट? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 उसने लिख दी है 1/4, लेकिन हम इसको भी समझेंगे। x इज इक्वल टू 1 इसकी उसने लिख के दी है हमें, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करके आपको समझाऊंगा ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। ये उसने लिख दिया 1/4, कैसे आई? वन अनआंसर्ड फोन कॉल, वन अनआंसर्ड फोन कॉल कैसे होगी? पहली फोन वो अनआंसर करे, नॉट आंसर, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, उसके बाद वो आंसर कर दे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो वो मेरे पास कैसे बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी, कैसे आया ये 0.1/4, दैट इज गोइंग टू बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, जो कि क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। ये इस तरीके से उसने अपना आंसर निकाला हुआ है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टू अनआंसर्ड फोन कॉल्स। टू अनआंसर्ड फोन कॉल्स वो कैसे निकलेंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। आइए जी ट्री डायग्राम पे चलते हैं। दो अनआंसर्ड फोन कॉल्स होनी चाहिए, पहली अनआंसर्ड गई, दूसरी भी अनआंसर्ड गई, और तीसरी पे जाके वो पिक कर ले, तो क्या बनेगा? 0.5 multiply by 0.5 multiply by 0.5 and the answer will be equals to 1/8, या डेसिमल में भी लिख दें एक ही बात होती है। ठीक है जी। फिर उससे कहा तीन अनआंसर्ड फोन कॉल्स, तीन अनआंसर्ड फोन कॉल्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, वो क्या होगा? तीन अनआंसर्ड, आए ढूंढते हैं। पहली अनआंसर्ड गई, दूसरी भी अनआंसर्ड गई, तीसरी भी अनआंसर्ड गई, और चौथी पे जाके उसने फोन कॉल को पिक कर लिया, तो क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो कितना बन गया? 1/16। तो यहां पे लिख देते हैं 1/16। लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, विच मीन्स चार अनआंसर्ड फोन कॉल्स। चार अनआंसर्ड फोन कॉल्स कौन कौन सी होंगी बेटा? पहली अनआंसर्ड, दूसरी अनआंसर्ड, तीसरी अनआंसर्ड, और फिर चौथी भी अनआंसर्ड। ऑब्वियसली बात है, जब उसकी चार अनआंसर्ड हो गई तो फिर वो कॉल भी नहीं करने वाला है, तो हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.5, सो दैट मेक्स एन आंसर ऑफ 1/16। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 1/16। तो दिस कंप्लीट्स माय ट्री डायग्राम। सबको यहाँ तक क्लियर है? इसका जो ट्री डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ट्री डायग्राम को यूज करके हमने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट कर लिया। सबको क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी। उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनआंसर्ड फोन कॉल। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अनआंसर्ड फोन कॉल, बेटा एक्सपेक्टेड का वर्ड जब भी लिख दे एग्जामिनर का मतलब होता है मीन निकालना है, राइट? मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले मैं इस टेबल को यहां से करता हूं कॉपी, ठीक है, नीचे ले आता हूं मैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फोन कॉल्स का मतलब मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा? समेशन x इंटू पी ऑफ x, तो क्या बनेगा हमारे पास? 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/16 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/16। ऑल आई हैव डन इज इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो यहां से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 0.938 एंड दैट इज द आंसर।
इसको बेटा आप कैलकुलेटर से स्ट्रेट अवे भी सॉल्व करके दे सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे टाइप करके लिख दीजिएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके जी, let's try this question. Now this is the question given to us. इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, गौर से सारे देखिएगा। सबसे पहले उसने हमें कहा ये है, कहता है अ फेयर रेड स्पिनर हैज 4 साइड्स 1 2 3 4, अ फेयर ब्लू स्पिनर हैज 3 साइड्स 1 2 3। हमारे पास दो टाइप के स्पिनर है। जो ब्लू स्पिनर है उस पर लिखा हुआ है 1 2 3, और जो रेड स्पिनर है बेटा उस पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। कहता है व्हेन अ स्पिनर इज स्पन द स्कोर इज द नंबर ऑन द साइड एट विच इट लैंडेड। अच्छा, the spinners are spun at the same time. The random variable x denotes the score of red spinner minus the score of blue spinner. हम कर ये रहे हैं कि दोनों स्पिनर्स को हम इकट्ठा स्पिन करते हैं। जो स्कोर है रैंडम वेरिएबल x, वो क्या है यहां पे लिख देता हूं मैं। रैंडम वेरिएबल x क्या है? रेड स्पिनर माइनस ब्लू। चेंज नहीं कर सकते कि ब्लू माइनस रेड करते हैं, फिक्स है रेड माइनस ब्लू करना है, ठीक है। वो हमें कह रहा है ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अच्छा, इसको अब हमें तो मैंने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो हर तरीके से अलग अलग निकलवाता है। अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है जिसमें प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम यूज हुआ है, अब ये अलग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसमें स्कोर क्या क्या आ सकता है, पहले तो ये पता करना है। तो सबसे पहले स्कोर निकालते हैं, गौर से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास मेरी एक्स बॉक्स बना लिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं रेड स्पिनर को। रेड स्पिनर पे मेरे पास 1 है 2 है 3 है 4 है। यहां पे मैं लिख रहा हूं ब्लू स्पिनर को, 1 है 2 है और 3 है। स्कोर क्या है? स्कोर इज रेड माइनस ब्लू, तो मैंने यहां पे माइनस लिख दिया। अब करते हैं, याद रखिएगा रेड माइनस ब्लू करना है, ठीक है। तो ये टेबल फिलअप हो जाएगा। पहले इस वाले टेबल को फिलअप करते हैं। ये टेबल मुझे क्या बता रहा है, रैंडम वेरिएबल x में क्या क्या आ सकता है। तो 1 माइनस 1 अगर मैं करूं तो दैट विल बी 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 आ गया। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी 1। ये मुझे जो वैल्यूज आई है यहां पे ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल x। ये है वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। याद रखिएगा अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना है, ये मैंने जो बनाया है ये मुझे बता रहा है कि भाई x के अंदर, रैंडम वेरिएबल x के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा इसको यूज करके। वो कैसे बनेगा, गौर से सारे देखें। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं रैंडम वेरिएबल x
और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। गौर से सारे देखिएगा, डुप्लीकेट करते हैं इसको, दिस अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रैंडम वेरिएबल x में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। बेटा सबसे पहले ना देखा करें, जब आपको टेबल बनाना हो ना तो उसमें पहले देखा करें कि भैया आपके पास वैल्यूज आ कौन कौन सी सकती हैं। पिछला क्वेश्चन उससे टेबल नो डाउट हमें बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने हमें कंप्लीट करने के लिए कहा था, x की वैल्यूज उसने लिख के दे दी थी। अब x की वैल्यूज भी मुझे डिसाइड करनी है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा यार x के अंदर आ क्या क्या सकता है। तो उसके लिए मैंने x के सारे पॉसिबल आउटकम्स पहले बनाए, ठीक है। अब मुझे पता चला यहां से कि मेरे पास जो x है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है बेटा, -2 आ सकता है, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये मेरे पास जो वैल्यूज है इनको मैंने यहां पे लिखा। अब मेरे पास इनकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखूंगा मैं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर यहां पे देखो तो एक 2 लिखा हुआ है, तो यहां पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास -2 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। सबको ये वाला स्टेप क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, उसके बाद -1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, -1 दो जगह पे है, तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 12। 0 आने की क्या है, 0 तीन जगह पे है, तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12। 1 कितनी जगह पे है, 3 जगह पे। 1 आने की क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 12। 2 आने की क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाय 12। 3 एक जगह पे है, 1 डिवाइडेड बाय 12। दैट मेक्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबको यहां तक क्लियर है? तो बेटा पॉइंट ये है, मैंने जैसे शुरू में कहा है, इसमें एग्जामिनर की कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी वो इसके थ्रू बनवाएगा। पिछला क्वेश्चन हमने किया है ट्री डायग्राम यूज करके बन रहा था, इसके अंदर वो आपके पास ये वाला प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरीके से हमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करवा रहा है। अभी एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जिसके अंदर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करवाएगा, तो इसमें एग्जामिनर जो है ना बड़ा पर्टिनेंट रहता है, वो कुछ नहीं बताता कि भाई किसके थ्रू बनवाना है, एग्जामिनर की मर्जी है यहाँ पे। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसके हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी साहब, आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करो। वो आप लोग कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो वो आप हमने पहले भी फाइंड किया। हमारा टास्क आज की क्लास में है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हम करें, तो वो आप लोग फाइंड करेंगे, यू कैन सिंपली फाइंड इट। आए जी एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, एक स्टेप और। आज हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके करने हैं ताकि हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो सके, और जितने मैक्सिमम टाइप के बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। गौर से देखिएगा, दिस इज अनदर ए स्टार क्वेश्चन फॉर इट। नाउ दिस इज अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें जो इन्वॉल्व करनी है वो मैंने कहा हर टाइप में वो अलग अलग जाता है एग्जामिनर, तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर वो हमें अलग तरीके से फाइंड करवा रहा है। वो और से इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कहता है स्मॉल फार्म्स हैज 5 डक्स एंड 2 गीजेस, ठीक है, 4 ऑफ द बर्ड्स आर टू बी चोजन एट अ रैंडम। ये देखें, एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चोजन एट रैंडम। ये अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, मैं वो आपके नोट्स खोलता हूं, ये देखो मैंने एक बात बोली थी, ये देखें लिखी भी हुई है मैंने,
मैंने कहा था कहीं पे भी सिलेक्शन या चोजन का वर्ड आ जाए, फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए भाई ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कहीं पे भी ये देखें, इधर गया है, ये अरेंजमेंट का वर्ड आ जाए, आपके ज़हन में पहली चीज आ जानी चाहिए परमुटेशन है। अब इस क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं तो यहां पे अगर मैं देखूं तो उसने सबसे पहले हमें लिखा है कि जी 4 बर्ड्स आर टू बी चोजन, तो सबसे पहले ज़हन में मेरे आ जाना चाहिए कि भाई यहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है जी, कहता है द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गीजेस टू बी चोजन, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गीजेस टू बी चोजन। ठीक है, कहता है कि ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ड्रॉ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा बेटा। आपका जो स्मॉल फार्म है ना, उनके पास डक्स हैं जी 5 और गीजेस हैं जी 2। ठीक है, वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि जी आपने 4 बर्ड्स चूज करनी है, 4 बर्ड्स चोजन एट रैंडम, राइट। और x हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ गीजेस सिलेक्टेड। x रैंडम वेरिएबल x क्या है, रैंडम वेरिएबल x वो क्या है, नंबर ऑफ गीजेस चोजन। ठीक है, आए पहले तो रैंडम वेरिएबल x का टेबल बना लेते हैं, फाइंडिंग बाद में करेंगे। यहां पे मैंने लिख दिया बेटा x, ये x आ गया, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गई। सबसे पहले देखो आपके पास x रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन 4 बर्ड्स, ये जो 4 बर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, इनमें से नंबर ऑफ गीजेस कितनी है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 0 कि भाई 0 गीज सिलेक्ट हो। उसके बाद मैं ले लेता हूं 1, एक गीज सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं ले लेता हूं 2 कि 2 गीज सिलेक्ट हो गई। भाई टोटल नंबर ऑफ गीजेस है ही हमारे पास 2, तो या तो कोई गीज सिलेक्ट नहीं होगी, या इन दो में से एक सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर मेरे पास जो है वो दोनों की दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। तो रैंडम वेरिएबल मेरे पास x यही बन सकता है। दिस इज बेसिकली द रैंडम वेरिएबल x। ये यहां तक सबको टेबल क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। सबको क्लियर है बेटा? ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे गौर से देखिएगा। हमारे पास जो डक्स है वो 5 है और गीजेस मेरे पास 2 हैं। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, टोटल वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 + 2, कितना बन गया 7। ठीक है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चोजन का वर्ड लिखा हुआ है। चोजन का मतलब होता है कि भाई हमें सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 से, कि भाई गीजेस मेरे पास 0 हो। देखो बेटा याद रखो, हमने प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, साथ कॉम्बिनेशन को भी मिलाना है, दो काम साइमल्टेनियसली करने हैं। कैसे होगा, बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, एक दफा समझ आ गया बहुत इजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। मुझे 4 बर्ड्स टोटल सिलेक्ट करनी है। ये जो है जी ये वाला भी नीचे ले आते हैं, 4 बर्ड्स टू बी चोजन। ये लिख दिया मैंने इधर, बल्कि इधर कर देता हूं। कैसे होगा, अगर गीजेस मैं 0 कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 2C0, 2 गीजेस टोटल है, C फॉर द कॉम्बिनेशन और 0 ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे ऑब्वियसली बात है, जब 4 बर्ड्स पूरी करनी है तो मुझे 5 में से 4 डक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5C कितना हो जाएगा 4। सारे यहां तक मेरे साथ एग्रीड है? 5C4 × 2C0। यहां तक सबको क्लियर है? ओके,
क्योंकि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करें, डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मुझे कैसे मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिलेंगे मुझे, मेरी टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है 7, इन 7 में से मुझे 4 सिलेक्ट करनी है, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या कर दूंगा 7C4। सबको यहां तक क्लियर है? ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? कैलकुलेटर पकड़े, 2C01 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5C4, दैट इज गोइंग टू बी 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 35। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया आंसर? दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले मेरी पूरी स्टोरी समझ लीजिएगा इसकी। अब मैं कह रहा हूं x रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ गीजेस सिलेक्टेड। अब हम कह रहे हैं कि जी एक गीज सिलेक्ट हुई, तो क्या लिखूंगा मैं? 2C1 मल्टीप्लाई बाय डक्स। अब मुझे कितनी लेनी पड़ेंगी? 5C3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 7C4। तो कितना आ गया ये? सबको क्लियर है? लास्ट x इज इक्वल टू 2, क्या करना पड़ेगा? 2C2 मल्टीप्लाई बाय 5C भी 2 करना पड़ेगा, दो डक्स लेनी पड़ेंगी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 7C4। तो यहां से कितना आ गया? लेट्स प्लेस द आंसर्स। That is the answer for us. सबको बेटा ये क्लियर हुआ है टेबल कैसे बना है? दिस इज अ डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा है शो दैट e ऑफ x इज इक्वल टू 8/7 एंड वेरियंस इज x। वेरियंस ऑफ x भी कैलकुलेट करनी है। अब हम इधर e ऑफ x फाइंड करते हैं ताकि पता चले भाई मेरा आंसर ठीक भी है। अगर मेरी e ऑफ x 8/7 आ गई तो इसका मतलब ये जो मैंने टेबल बनाया है ये बिल्कुल ठीक बनाया है। तो आए जरा चेक करते हैं। ये मैंने टेबल पकड़ा यहाँ से, इसको कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पे लाके करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे फाइंड करते हैं हम e ऑफ x। e ऑफ x कितना बनेगा हमारे पास? दैट इज फॉर्मूला समेशन x इंटू पी ऑफ x। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 7, ये वाला तो पूरा 0 पे चला जाएगा, प्लस क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4/7, 7 being my LCM, तो that is going to lead us to 8/7 which is the answer, जिसका मतलब मेरा ये जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमें वेरिएंस भी फाइंड करनी है, वो भी कर देते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट पी ऑफ x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर। क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4/7 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेरिएंस बनती है वो कितनी आ जाएगी? दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 49, तो वो 0.408 बनता है, एंड दैट इज द आंसर फॉर अस। क्लियर है जी? ओके जी, लेट्स मूव टू इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है? इसमें उसने हमें कहा क्या है?
कहते हैं when a farmer's dog let looses it chases either duck with a probability of 3/5 or geese with a probability of 2/5। भाई फार्मर के पास एक डॉग है जो कि अगर वो फार्म में छोड़ेगा तो या तो वो डक्स को चेस करेगा या फिर वो गीजेस को चेस करेगा। अगर वो डक को चेस करता है तो डक को चेस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 3/5 और गीजेस को चेस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, राइट। इफ द डॉग चेसेस द डक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/10 दैट दे अटैक द डॉग। अगर वो डक को चेस कर रहा है तो डक्स भी उस पर या तो अटैक करेंगी या फिर नॉट अटैक करेंगी। अटैक नॉट अटैक, तो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, नॉट अटैक की कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 9/10। इफ द डॉग चेसेस द गीजेस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 दैट दे आर गोइंग टू अटैक। 3/4 की प्रोबेबिलिटी है कि वो अटैक करेंगी और नॉट अटैक, तो 3/4 इधर आ जाएगा और नॉट अटैक में कितना आएगा 1/4। तो ये मेरे पास इसका ट्री डायग्राम पहुंच गया। कहता है गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज चेजिंग द गीजेस। कोई मुझे बताएगा ये गिवन दैट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये किसका क्वेश्चन है? बेटा मैं हिंट्स देता जा रहा हूं, ये याद रखा करें हिंट्स। मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी वो क्वेश्चन में गिवन दैट लिख दे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद रखें S1 के पेपर में सबसे मुश्किल काम होता है आइडेंटिफाई करना। बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता कि भाई किसका क्वेश्चन है, हर जगह तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे हम आपको गाइडेंस देते होते हैं। गिवन दैट का वर्ड मैंने बताया था, जब भी आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहता है गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड, नॉट अटैक्ड ऊपर रखना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज चेजिंग गीजेस। अच्छा गीजेस को चेस करे और नॉट अटैक्ड हो, ये ऊपर आएगा। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता था, डिजायर डिवाइडेड बाय टोटल। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, गीजेस को चेस कर रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय, ये मेरा डिजायर आउटकम है, टोटल। गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो कंडीशन कहीं से भी फुलफिल हो जाए, मींस गिवन दैट के बाद उसने लिखा हुआ है गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड। नॉट अटैक्ड वो एक हमने किया है कि वो गीजेस को कर रहा हो तब नॉट अटैक्ड रहे, वो हमने लिख दिया। इसी के साथ अगर वो डक्स को करे और तब भी नॉट अटैक्ड रहे, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9/10, इसको लिखा। और ये वाली तो ऑलरेडी लिख दी है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इन दोनों को हमने नीचे लिख देना है, ये वाली भी आ जाएगी नीचे, ये वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी नीचे, और आपस में क्या कर देंगे हम इन दोनों को ऐड। तो यहां से मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। And the final answer of the probability is 5 divided by 32, which makes us 0.156. And that is the answer for us. Is that clear with everyone? This comes to the end of this particular topic. ये topic आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. Next class में we are going to start the new chapter. Thank you so much, you guys.